हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें भाई। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्लासी के युद्ध की। बात कर रहे थे हम किसके? प्लासी के युद्ध की। क्या क्या कारण रहे, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग कर चुके। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध देखिएगा, यदि हम बात करें प्लासी के युद्ध की तो पहला ही प्रश्न कब? तो ध्यान दीजिएगा कि 23 जून 1757 ईस्वी को 1757 ईस्वी को कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध लड़ा गया। बात करें कहां, तो ध्यान दीजिएगा कि मुर्शिदाबाद। क्या चीज है? मुर्शिदाबाद के दक्षिण में लगभग 22 मील दूर बंगाल के नदिया जिले में भगीरथी नदी के किनारे। कहां पर? मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, मुर्शिदाबाद जो कि राजधानी हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर, 22 मील दूर, ठीक है, कितना मील? 22 मील दूर। कौन सी नदी? तो पहली चीज ना याद रखना कि बंगाल के नदिया जिले में, बंगाल के नदिया जिले में, नदिया जिले में स्थित, जिले में भगीरथी नदी के किनारे, भगीरथी नदी के किनारे, ठीक है। कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया। कई बात समझ क्लियर है? प्लासी का युद्ध की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। बात करते हैं सेना की, तो ऐसा कहा जाता कि इस युद्ध में नवाब के पास, नवाब बोले तो कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की सेना में लगभग 50,000 लोग शामिल थे। कितने? 50,000। वहीं बात करते हैं क्लाइव की सेना की, तो क्लाइव की सेना में 3,050। कितने? 3,050। अब इन 3,050 सैनिकों का वर्गीकरण भी आप लोगों को कई जगह देखने को मिल जाता है। कैसे? अभी बात करते हैं, देखिएगा। सेना की बात करते हैं। बात करें नवाब सिराजुद्दौला की, नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, इसकी जो सेना थी उसमें 50,000 लोग शामिल थे। वही बात करें क्लाइव की, किसकी बात करें? क्लाइव की बात करें तो क्लाइव के पास नाम मात्र की सेना हुआ करती थी। कितनी? 3,050 सैनिक थी। कितने? 3,050 सैनिक थे किसके पास में? क्लाइव के पास में। और इससे कितना गुना हो गया आप सोच लो। यदि ईमानदारी से युद्ध लड़ते, यदि ईमानदारी से युद्ध लड़ते तो इन 50,000 लोगों के सामने ये 3,050 सैनिक कहां टिकते? अब इन 3,050 सैनिकों में भी स्थिति देखो, 950 पैदल सैनिक थे, उसमें से 2100 जो है वो अंग्रेजी सैनिक थे, और बाकी के भारतीय। इसमें भी
100 तोपची हुआ करते थे, 50 नाविक सैनिक हुआ करते थे। इतने ही सैनिक थे, कुल 3050 सैनिक थे। यहाँ इधर 50,000 सैनिक थे। कितने? 50,000 सैनिक। तो ये युद्ध लड़ा गया। देखो, बात करें इस युद्ध के कारण की, तो देखो, क्योंकि सिराज ने क्लाइव के साथ में, मैंने कहा कि 7 फरवरी को, कब? 7 फरवरी को उसने, सिराज ने क्लाइव के साथ में क्या की? अलीनगर की संधि की। कौन सी संधि की? अलीनगर की संधि की। अब उसके बाद में जाफर के हाथों बेच दिया गया सारी की सारी चीजें। उधर अमीचंद की हम लोगों ने चर्चा कर ही ली थी। तो अब सिराजुद्दौला के साथ में युद्ध करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो ढूंढना ही था क्लाइव को। भाई सीधे सीधे अटैक करे भी कैसे? तो ध्यान रखना कि प्लासी के युद्ध का जो मुख्य कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि धूर्त क्लाइव ने सिराजुद्दौला के ऊपर, किसके ऊपर? सिराजुद्दौला के ऊपर अलीनगर की संधि तोड़ने का आरोप लगाया। सिराजुद्दौला के ऊपर अलीनगर की संधि तोड़ने का इसने क्या लगा दिया था? आरोप लगा दिया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने। इधर मीर जाफर, खादिम खां, खादिम खां, या कई जगह आपको नाम मिलता है यार लतीफ खां। क्या नाम मिलता है? यार लतीफ खां, जिसके अधीन नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा भाग हुआ करता था। दूसरा राय दुर्लभ। इन समस्त लोगों ने मिलकर के नवाब के साथ में क्या किया? विश्वासघात किया। और विश्वासघात करने के साथ ही साथ बिना लड़े जो है इन्होंने क्या कर दिया था? मैदान छोड़ दिया। अभी आपने यदि फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग वाला यदि पेपर दिया किसी ने, भाई ने, किसी बहन ने, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था प्लासी के युद्ध में किस किसने नवाब का साथ दिया। तो ध्यान रखना, मीर मर्दान और मोहनलाल जो थे वो उन्होंने नवाब के वफादार थे और उन्होंने नवाब की पक्ष से युद्ध लड़ा, अंतिम समय तक अपनी वफादारी निभाई और अंतिम समय में उन्होंने अपनी शहादत दी। लड़ते लड़ते मर गए। इधर मीर जाफर केवल नाम मात्र का युद्ध कर रहा है। इस मीर जाफर ने, ध्यान रखना, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के पास में, बड़ा आदमी, सीधा आदमी है, तो सिराजुद्दौला के पास में जाकर क्या रहे? अरे सिराजुद्दौला भाई, अपने तो लोग अपने तो मारे ही मारे जा रहे, हम संभाल लेंगे यहाँ अंग्रेजों को। एक काम करो, आप यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ क्योंकि आपकी जान हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यारी है। तो सिराज समझ नहीं पाया कि इस प्रकार के निकम्मे आदमी का स्टेटमेंट सामने आ रहा है। क्या ऐसा सही बात है कि उसके लिए जान प्यारी थी? कतई नहीं थी। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि निकल के कहां जाऊं? तो मीर जाफर ने कहा ऐसा करो, आप महल चले जाओ। कहां चले जाओ? महल चले जाओ। इस मीर जाफर का एक बेटा था जिसका नाम था मीर मीरन। क्या नाम था? मीरन। इस मीरन को ये समझा करके आया था, कौन? मीर जाफर, कि देख मैं युद्ध से उसे जैसे कैसे करके राजमहल में भेज दूंगा, राजमहल में तेरे अलावा कोई नहीं होएगा, छुप करके रहना, और जैसे ही सिराजुद्दौला आए उसका खून कर देना, मार देना, अपन बाप बेटे दोनों मौज करेंगे, फिर शासक बन जाएं। और उसने, मीरन ने ऐसा ही किया। मीरन ने ऐसा ही किया। कैसा किया? जैसे ही सिराजुद्दौला महल पहुंचा और महल पहुंचने के बाद में वहां पर खड़ा तैयार था कौन? मीरन। इस मीरन ने सिराजुद्दौला को मार डाला। क्या कर दिया? मार डाला। और इसी तरीके से, एक तरीके से प्लासी का युद्ध एक तरीके से क्या हो गया था? समाप्त हो गया। 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर जो था वो बंगाल का क्या बन गया था? नवाब बना। देखिएगा कारण क्या था? तो क्लाइव ने, किसने? क्लाइव ने सिराज पर अलीनगर की संधि तोड़ने का, अलीनगर की संधि तोड़ने का आरोप लगाया। संधि तोड़ने का आरोप लगाया।
ठीक है। सिराज के विश्वासघाती, ध्यान रखना, सिराज के विश्वासघाती सबसे पहले मीर जाफर, मीर जाफर, खादिम खां, खादिम खां, कई जगह नाम मिलता है यार लतीफ़, क्या नाम मिलता है? यार लतीफ़। राय दुर्लभ, इत्यादि ने युद्ध में विश्वासघात किया, युद्ध में धोखा किया। सिराज के वफादार, मीर मर्दान, सेनापति था, मीर मर्दान, मीर मर्दान व मोहनलाल, मीर मर्दान व मोहनलाल, मोहनलाल, मोहनलाल युद्ध करते हुए, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। ध्यान दीजिएगा कि मीर जाफर ने षड्यंत्र रच सिराज को महल भेज दिया, महल भेजा, जहां जाफर के बेटे मीर मीरन ने सिराज को मार डाला, सिराज को मार डाला। ठीक है साहब, तो इस तरीके से कहानी खत्म हो गई। 28 जून 1757 ईस्वी को जाफर बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना। ठीक है, प्लासी युद्ध के परिणाम। बात कर लेते हैं किसकी? प्लासी युद्ध के परिणामों की। क्या क्या परिणाम रहे? एक तो देखना कि अंग्रेजों को भारत का सबसे समृद्ध प्रांत हाथ लग गया। अंग्रेजों को पहली बात, भारत का सबसे समृद्ध, भारत का सबसे
समृद्ध प्रांत हाथ लगा, पहली बात। ठीक है। नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो नंबर 2 पे क्या बात बोल सकते हैं? बंगाल का नवाब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया। बंगाल का नवाब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया। अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया। केवल और केवल कठपुतली मात्र बन के रह गया ये जाफर, कठपुतली शासक था। आगे बात समझ में क्लियर है? और यहां बंगाल को जब उन्होंने लूटा तो बंगाल की लूट, बंगाल से जो धन लूटा उन्होंने, उस धन लूट का प्रयोग उन्होंने भारत में पहले से जो लोग थे फ्रांसीसी, ठीक है ना, और फ्रांसीसी और अन्य जो लोग थे उन अन्य लोगों को हराने में उस धन का प्रयोग किया। दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का राज्य हुआ करता था। ठीक है। तो इन फ्रांसीसियों को यहां से भारत से भगाने में बड़ा सहयोग मिला। बंगाल जैसा समृद्ध प्रांत हाथ लग गया। फिर कलकत्ता में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की गई। ध्यान रखना, क्या चीज? कलकत्ता में, क्या चीज? कलकत्ता में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की गई। टकसाल की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना, प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है। ध्यान रखना 1757 में, कब? 1757 में ईस्वी में कंपनी ने अपना प्रथम सिक्का जारी किया। कंपनी ने, यहां कलकत्ता की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, कंपनी ने प्रथम सिक्का जारी किया। प्रथम सिक्का जारी किया। आगे बात समझे? सिक्का जारी किया। तो बंगाल में एक तरीके से मुद्रा ही सारी की सारी किसकी हो गई? कंपनी की हो गई। ध्यान रखना कि फ्रांसीसी जो लोग थे, मैंने अभी अभी कहा ना कि इस युद्ध की लूट का जो बात, धन लूट कर उसका प्रयोग दक्षिण में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अभियान में किया। फ्रांसीसियों के विरुद्ध अभियान में किया। ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्या? इन्हीं फ्रांसीसियों ने इस युद्ध से पूर्व सिराज को एक पत्र लिखा था और पत्र लिख करके जाफर के षड्यंत्र के बारे में बताया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना? आगे बात समझ में क्लियर है? जाफर के षड्यंत्र के बारे में बात बता दी थी किसने? इन फ्रांसीसियों ने। किसने? फ्रांसीसियों ने। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा। बात करते हैं किसकी? मीर जाफर की। किसकी बात करते हैं? मीर जाफर।
जाफर, मीर जाफर। देखो मीर जाफर का एक तरीके से हम बात करें शासनकाल की तो 1757 से लेकर के 1760, 1757 से लेकर के 1760 तक बंगाल का नवाब बना रहा कौन? मीर जाफर। कौन बना रहा? मीर जाफर। बनाया किसने? क्लाइव ने। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद में इस मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया था? नवाब बना दिया। और जाफर ने जैसा कि शर्त में कहा था कि जैसे यदि मैं नवाब बना तो कलकत्ता के समीप के जो 24 परगने हैं, ये 24 परगने मैं आपको क्या दे दूंगा? मुफ्त में दूंगा। तो जाफर ने क्लाइव को कितने परगने दिए? 24 परगने दिए। और साथ ही साथ मुगल बादशाह से कहकर के उमरा की उपाधि दिलाई। किसको? क्लाइव को। किसने दिलाई? जाफर ने। देखो ध्यान देना कि क्लाइव ने क्या चीज? क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध के बाद प्लासी युद्ध के बाद जाफर को नवाब बनाया। जाफर को, मीर जाफर, ठीक है ना, को नवाब बनाया। तो जाफर ने कलकत्ता के 24 परगने, कलकत्ता के कितने? 24 परगने किसको दिए? अंग्रेजों को। अंग्रेज बोले तो यहां पर अभी एक ही मात्र व्यक्ति है, कौन? क्लाइव। कौन है? क्लाइव। साथ ही साथ जाफर ने, किसने? जाफर ने मुगल बादशाह को कहकर, मुगल बादशाह से क्लाइव को, किसको? क्लाइव को एक उपाधि दिलाई थी। कौन सी? उमरा। ये ध्यान रखना, उमरा की उपाधि दिलवाई। उमरा की उपाधि दिलवाई। ठीक है। कौन सी उपाधि दिलवाई थी? उमरा की उपाधि दिलवाई थी। किसने दिलवाई थी? जाफर ने। किसको दिलवाई? क्लाइव को। किसको दिलवाई? क्लाइव को। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, एक तो उमरा की उपाधि। अब देखो महाषड्यंत्र जो प्रारंभ हुआ ना इन अंग्रेजों का, वो यहीं से होता है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। प्लासी के युद्ध से पूर्व अंग्रेज हिंदुओं के समर्थक थे। अंग्रेज हिंदुओं के क्या थे? समर्थक थे। लेकिन बाद में वो हिंदुओं के क्या बन गए थे? विरोधी बन गए थे। और क्लाइव को जाफर ने, माफ करना, क्लाइव ने जाफर को हिंदुओं के विरोध में भड़काया। और भड़काया तो मीर जाफर ने उड़ीसा के शासक थे, हिंदू शासक थे, जिनका नाम था राम सिंह। और पूर्णिया के हिंदू शासक थे, पूर्णिया के जो हिंदू शासक थे उनका क्या किया? उसने दमन किया। और क्लाइव की यही नीति फूट डालो और राज करो की नीति कहलाती है। तो एक बार ध्यान देना फिर से कि इस क्लाइव ने कौन सी नीति का अनुसरण किया? फूट डालो और राज करो की नीति। यहीं से एक तरीके से ये फूट डालो और राज करो की नीति का प्रचलन हुआ। कहां? किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, जो सबसे पहले अपनाई किसने? क्लाइव ने। किसने अपनाई? क्लाइव ने। और यहीं से जब क्लाइव इस प्रकार के कार्य करना था तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया। वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। नोट कि अंग्रेज प्लासी के युद्ध से पूर्व, प्लासी के युद्ध से पूर्व हिंदू समर्थक थे। परंतु युद्ध के बाद क्लाइव ने जाफर को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया। विरुद्ध भड़काया, ठीक है। क्लाइव ने, जाफर ने उड़ीसा के हिंदू शासक राम सिंह वे पूर्णिया के हिंदू शासक का भी, पूर्णिया के हिंदू शासक का भी दमन किया। हिंदू शासक का भी दमन किया। इस प्रकार क्लाइव ने, इस प्रकार क्लाइव ने क्या चीज, फूट डालो, फूट डालो वे राज करो, करो की नीति का अनुसरण प्रारंभ किया। ठीक है। BIC ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का, क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया। ठीक है। एक मात्र केवल और केवल छोटे से सैनिक के रूप में आया था, ध्यान रखना। किस रूप में आया? सैनिक के रूप में आया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर बन गया था कौन? क्लाइव। ठीक है। वहीं संपूर्ण बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण बंगाल उसका क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आगे बात समझ। अब जब इसको यहाँ का बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया तो इसी ने कलकत्ता में अंग्रेजों की पहली एक स्वतंत्र टकसाल का निर्माण करवाया। और यहीं पर इसी टकसाल से जो है पहली बार अगस्त 1757 में जो है सिक्का जारी किया गया था। ये बात वस्तुतः मैं आप लोगों को बता दिया। अंग्रेजों का प्रथम सिक्का आया अगस्त 1757 में कलकत्ता। ठीक है। मीर जाफर ने बंगाल के समस्त फ्रांसीसियों को क्लाइव के हवाले कर दिया था। 1757 से लेकर के 1760 के दौरान इस जाफर ने क्लाइव को, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3 करोड़ रुपए, कितने? 3 करोड़ रुपए और अन्य कई कीमती उपहार
इस क्लाइव को प्रदान किए थे किसने? जाफर ने। कैसा निकम्मा आदमी था ये बताओ, क्लाइव था कि नहीं था निकम्मा? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया। तो जाफर ने बंगाल के समस्त फ्रांसीसियों को क्लाइव के हवाले कर दिया, क्लाइव के हवाले कर दिया। क्लाइव के हवाले कर दिया था। सत्रह सौ 1757 से 1760 के मध्य जाफर ने, इंपॉर्टेंट करना है इस लाइन को, जाफर ने क्लाइव को ₹3 करोड़ व अन्य कीमती उपहार दिए। ठीक है, वेरी मोस्ट। अतः जाफर को क्लाइव का गीदड़, क्या चीज? गीदड़, जेकाल ऑफ क्लाइव, क्लाइव का क्या कहा जाता है? गीदड़, गीदड़ कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्लाइव कहता था वैसे वैसे करता था कौन? जाफर। किसानों की बहुत बुरी दुर्दशा कर दी गई, बहुत ज्यादा उनके ऊपर रेवेन्यू लगा दिया गया, बहुत ज्यादा उनसे कर वसूला गया जबरदस्ती, और ये सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके किसको दे दिया गया था? क्लाइव को दे दिया गया। किसके द्वारा? जाफर के द्वारा। आगे बात समझ क्लियर है? तो इन समस्त कारणों से जाफर को जो है क्लाइव का क्या कहा जाता था? गीदड़ कहा जाता था। अब देखो, कोई भी किसी को ज्यादा दिन कितने दिन संचालित करेगा, मुझे ये बताओ। अभी मैं आपको बार बार कहूं कि ऐसे करो रे, वैसे करो रे, ऐसे करो रे, वैसे करो, तो क्या मानोगे क्या? हाँ ठीक है, जहां तक ठीक बात लगेगी आपको कि हाँ भाई साहब ने या सर ने ये बात सही की है, तो वहां तक तो आप काम करोगे। लेकिन आपको जब ठीक नहीं लगेगा तो उस समय आप उसको नहीं करोगे। अब ये सारी की सारी जो युद्ध चीजें थी, इन चीजों से वस्तुतः अब जाफर साहब भी जो है ना, वो क्या हो गया था? दुखी हो गया था। और दुखी होकर के ये जो है डचों के साथ में मिलकर के अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया। ठीक है ना? लेकिन अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में, मोस्ट इंपोर्टेंट आरएस में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान देना, अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में वडेरा के युद्ध में डचों को पूर्ण रूपेण पराजित किया, और पराजित करके डचों को भारत से क्या कर दिया गया? भेज दिया गया पूर्ण रूपेण पैक करके। और 1760 में वस्तुतः क्लाइव जो था वो वापस कहाँ चला गया था? इंग्लैंड चला गया। और इस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉलवेल। इस हॉलवेल को कार्यवाहक गवर्नर बनाया गया था। नोट लगा के लिख रहा हूं, देखो नोट। कि जाफर भी अंत में अंग्रेजों की नीतियों से
दुखी हुआ, दुखी होकर, दुखी होकर, डचों के साथ मिलकर, डचों के साथ मिलकर, डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया। परंतु 1759 ईस्वी में वडेरा के युद्ध में डचों की पराजय हुई, डचों की पराजय हुई और डचों का भारत से पूर्ण रूप से पतन हो गया, पूर्ण रूप से पतन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 1760 ईस्वी में क्लाइव लंदन चला गया। और ध्यान रखना कि हॉलवेल बंगाल का प्रथम कार्यवाहक, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको बेटा, कार्यवाहक गवर्नर बना, कार्यवाहक गवर्नर बना। हॉलवेल जो था वो अंग्रेजों का भारत में प्रथम कार्यवाहक गवर्नर था। ये बात विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है, इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। 1760 में दूसरे गवर्नर के रूप में वेंसीटार्ट भारत पहुंचा। देखो ध्यान रखना कि 1760 ईस्वी में वेंसीटार्ट बंगाल का दूसरा गवर्नर बनकर, बंगाल का दूसरा गवर्नर बनकर आया, गवर्नर बनकर आया। ठीक है, तो भाई ऐसे क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो मैं एक तो आपको साथ साथ समझाता रहूँगा और साथ साथ लिखवाता रहूँगा, क्योंकि आप लोग कंप्लेंट भी करते हो कि गुरुजी जो बोलते हैं वो पूरा लिखो, है ना। तो आप लोगों को पता है कि पहले समझाना और फिर वो थोड़ा सा टेढ़ा काम हो जाता है। जितना मैटर 1 घंटे में फिर मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। ठीक है, तो लंबा हो जाता है। तो एक साथ मैं समझा भी रहा हूँ और लिखवा भी रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं बंगाल की दूसरी क्रांति। बंगाल की दूसरी क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। बंगाल की दूसरी क्रांति क्या थी? देखो, इस बंगाल की दूसरी क्रांति का कारण क्या था एक तो, और दूसरी क्रांति है क्या, समझना पड़ेगा। देखो 1757 से लेकर के 1760 तक जाफर ने कंपनी को 3 करोड़ रुपए दिए थे, और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार में क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। इस कंपनी ने जाफर के सामने मांग बढ़ाई, लेकिन क्या हुआ, जाफर का नवाबी जो खजाना था वो तो क्या हो गया था, खाली हो गया था। तो उसने राजस्व दर को बढ़ाया, और कई जगह राजस्व दर जब बढ़ाई गई तो क्या हो गया, विद्रोह प्रारंभ हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या था, जब इन अंग्रेजों की मांग पूरी नहीं हुई तो ये जो हॉलवेल था, कौन, हॉलवेल, इस हॉलवेल ने बात कही कि
बंगाल में जितनी भी समस्त बुराइयां हैं, इन समस्त बुराइयों का जड़ कौन है? मीर जाफर है। और इस मीर जाफर को गवर्नर के पद से हटाने की क्या कर दी? मांग की। कारण देखो कि 1757 से लेकर के 1760 जाफर ने, किसने? जाफर ने 3 करोड़ का राजस्व दिया। 3 करोड़ का राजस्व दिया किसको? कंपनी को। ठीक है, किसको दिया? कंपनी को दिया। आगे बात समझ में? दूसरा चीज क्या कि कंपनी के निजी कर्मचारियों, कंपनी के निजी कर्मचारियों, ध्यान रखना बात, मैं बात क्या कह रहा हूं कि कंपनी के कर्मचारियों के या निजी कर्मचारियों के व्यापार के कारण कंपनी को घाटा हो रहा था। घाटा हो रहा था। क्या हो रहा था? घाटा हो रहा था। तो कंपनी ने क्या चीज? जाफर को, किसको? जाफर के सामने, ध्यान रखना, किसके सामने? जाफर के सामने क्या बढ़ाई? मांग बढ़ाई। जाफर के सामने मांग बढ़ाई। मांग बढ़ाई। तो अब क्या करेगा जाफर? जाफर ने राजस्व दर बढ़ाई। राजस्व दर बढ़ाई। और राजस्व दर जब बढ़ाई तो जनता ने विद्रोह किया। जनता ने विद्रोह किया। जनता ने क्या किया? विद्रोह किया। ध्यान रखना, जनता ने क्या किया? विद्रोह किया। अब जनता ने विद्रोह किया तो ये जो है कंपनी को नहीं दे पाया, पैसे नहीं दे पाया। आगे बात समझ में क्लियर है? तो जाफर जो है कंपनी की मांग पूरी नहीं कर पाया। जाफर कंपनी की मांग पूरी नहीं कर पाया। पूरी नहीं कर पाया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हॉलवेल ने, किसने? हॉलवेल ने समस्त बुराइयों की जड़, समस्त बुराइयों की जड़ मीर जाफर को बताते हुए, मीर जाफर को बताते हुए उसे नवाब के पद से, उसे नवाब के पद से हटाने की मांग की। आ गई बात समझ में? तो ये बात हुई किसके बीच में? वेंसीटाट को बोल दिया कि भाई इसको हटाओ, मीर जाफर को यहां से। ठीक है, अब ध्यान रखना कि इसीलिए वेंसीटाट ने जाफर के स्थान पर जाफर का दामाद मीर कासिम, उसको नवाब बनाने के लिए 27 सितंबर 1760 को कासिम के साथ एक गुप्त संधि की। और इसी गुप्त संधि को बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा जाता है। तो वेंसीटाट ने, किसने? वेंसीटाट ने जाफर के दामाद मीर कासिम के साथ, किसके साथ? मीर कासिम के साथ। यदि आप मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके का अच्छा प्रश्न बनता है। बंगाल की द्वितीय क्रांति
बस इतना लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो इसको शब्दों में पिरो करके आप लिख सकते हो मेंस में, ठीक है। तो जाफर के दामाद मीर कासिम, ठीक है ना, देखो जाफर अलीवर्दी का दामाद था, ठीक है, और जबकि इस जाफर का दामाद था कौन, मीर कासिम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि वेंसिटार्ट ने जाफर के दामाद मीर कासिम के साथ उसे नवाब बनाने हेतु, उसे नवाब बनाने हेतु 27 सितंबर, ये हालांकि इतना कोई आपसे डेट वेट नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना 1760 ईस्वी को एक गुप्त संधि की जिसे बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सीधा शब्दों में लिखो, 10 शब्दों में। तो मीर जाफर का बंगाल का नवाब बनना बंगाल की द्वितीय क्रांति है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। मीर जाफर का बंगाल का नवाब बनना क्या है, द्वितीय क्रांति है। और पूरी हम बात करें तो मीर कासिम के साथ में ये जो संधि हुई, इस संधि के तहत इस कासिम को क्या बनाया जाएगा, अब बंगाल का नवाब। संधि की शर्तें क्या है वो भी सुन लो। पहली चीज, कासिम जो है कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के प्रांत सैनिक व्यय के रूप में देगा। कि कासिम अगर नवाब बनेगा तो क्या, बर्दवान, मिदनापुर वे चटगांव के प्रांत कंपनी को सैनिक व्यय के रूप में देगा, सैनिक व्यय के रूप में देगा। पहली बात, ठीक है, आगे बात समझिए। नंबर 2, साल सेठ, अच्छा बिंदु बनता है, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट भी कर लेना, ठीक है ना। और सिलहट, या के जगह आपको नाम क्या मिलता है, सिलहट, ठीक है ना। सालसेट या सिलहट, ये बांग्लादेश का तो चूने के भट्टे चलते थे। यहाँ पर क्या चलते थे, चूने के भट्टे चलते थे, ध्यान रखना। तो सालसेट के चूने के व्यापार का 50%, कितना, 50% हिस्सा 3 वर्षों के लिए कंपनी का होगा। सालसेट या कई जगह आपको नाम मिल जाता है सिलहट, ठीक है ना, के चूने के व्यापार का 50% हिस्सा 3 वर्षों हेतु, कितने वर्षों हेतु, 3 वर्षों हेतु कंपनी का होगा। 3 वर्षों हेतु क्या होगा, कंपनी का होगा, ठीक है, किसका होगा, कंपनी का होगा। ये संधि की कौन सी शर्त थी, नंबर 2। नंबर 3 क्या, कि कासिम कंपनी के मित्र को अपना मित्र और कंपनी के शत्रु को अपना शत्रु समझेगा। कासिम कंपनी के मित्र को अपना मित्र, कंपनी के मित्र को अपना मित्र, वे शत्रु को अपना शत्रु समझेगा, अपना
शत्रु समझेगा। आगे बात समझ क्लियर है ये बात। फिर नंबर 4 देखो कितनी खतरनाक, कि कंपनी के दक्षिण अभियान हेतु, कंपनी के दक्षिण अभियान हेतु, कंपनी के दक्षिण अभियान हेतु, कंपनी यदि दक्षिण भारत में अभियान करेगी तो उसके लिए 5 लाख रुपए व्यय देगा, 5 लाख रुपए देगा। कितने लाख देगा? 5 लाख देगा। आगे बात क्लियर है। दूसरा नंबर 5, वेंसी टाट को, किसको? वेंसी टाट को, किसको? वेंसी टाट को। और वेंसी टाट कौन था? गवर्नर था, ध्यान रखना। 50,000 पाउंड, कितने? 50,000 पाउंड। तो 50,000 पाउंड का मतलब क्या है? कितने? 5 लाख। आगे बात समझ क्लियर है। कलकत्ता काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को 25,000 पाउंड। नंबर 6, कलकत्ता काउंसिल के, कलकत्ता काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को, काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक सदस्य को 25,000 पाउंड। अब 25,000 पाउंड का मतलब कितना हो गया रे? 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए देगा। कितना बड़ा खतरनाक। आगे बात समझ क्लियर। तो ये सारी की सारी संधि हुई, और ये संधि करने के बाद, ये संधि करने के बाद कासिम, वस्तुतः ध्यान रखना कि ये संधि कलकत्ता में हुई थी, और यहां से फिर कासिम संधि करने के बाद में कहां चला गया? मुर्शिदाबाद चला गया। कि ये संधि नोट, यह संधि कलकत्ता में हुई। कहां पर हुई? कलकत्ता में हुई। कहां हुई? कलकत्ता में हुई। ठीक है। संधि के बाद कासिम कहां चला गया था? मुर्शिदाबाद चला गया, जो कि राजधानी थी। अब यहीं से ध्यान रखना कि ये जब मुर्शिदाबाद चला गया तो इसके पीछे से जो है वेंसी टाट और होलवेल, वेंसी टाट और होलवेल जो थे, ये भी ध्यान रखना सेना को लेकर के कहां पहुंच गए रे? मुर्शिदाबाद पहुंच गए। क्या? देखो कि वेंसी टाट व होलवेल, वेंसी टाट व होलवेल भी सेना लेकर कहां पर पहुंचे? मुर्शिदाबाद पहुंचे। मुर्शिदाबाद कहां पहुंचे? मुर्शिदाबाद पहुंचे। और मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद जाफर को हटाया और कासिम को क्या बना दिया? नवाब बना दिया गया। और यही सारी की सारी घटनाएं ध्यान रखना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है। लालची मीर जाफर मीर कासिम का पेंशन भोगी बना, और पेंशन भोगी बन करके कहां चला गया? कलकत्ता। तो ध्यान रखना कि जाफर को हटा कासिम को नवाब बना दिया, कासिम को नवाब बनाया। और ध्यान रखना कि जाफर कासिम का पेंशन भोगी बनकर कलकत्ता चला गया।
अब शासक बन गया आपका कौन? मीर कासिम। मीर कासिम शासक कौन बन गया भाई? मीर कासिम। अब देखो मीर कासिम की हम बात करें तो वही 3 साल 1760 से लेकर के 1763। अलीवर्दी के जितने भी अब तक उत्तराधिकारी थे, इन उत्तराधिकारियों में सबसे ज्यादा यदि कोई समझदार और बढ़िया कोई योग्य व्यक्ति था तो वो था मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ संधि जरूर की, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, फिर भी क्या चीज कि सबसे योग्य व्यक्ति था, जाफर का दामाद था। ये वस्तुतः जाफर का क्या था? दामाद था। और योग्य व्यक्ति इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि जाफर कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए मैं यदि शासक बना तो इन अंग्रेजों का कुछ ना कुछ सत्यानाश अवश्य करूंगा। और इसलिए इसने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए पहला ही काम यह किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उसने अपनी राजधानी जो थी वो मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मुंगेर बोले तो कहां? बिहार। तो ध्यान रखना कि शासक बनते ही अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने हेतु, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये प्रश्न, ध्यान रखना, बचने हेतु राजधानी कहां बेटा? मुर्शिदाबाद से। कहां पर? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कहां पर? मुंगेर बोले तो कहां? बिहार। मुंगेर बोले तो कहां? बिहार स्थानांतरित की। क्या कर दी? स्थानांतरित कर दी। कहां पर? राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ले आया? मुंगेर ले आया। कहां पर? बिहार में। आगे बात समझ क्लियर है? फिर अगली बात देखो, पहला काम तो इसने यही बढ़िया किया कि मुर्शिदाबाद में यदि अंग्रेज, क्योंकि वहीं कलकत्ता वहीं पास में थे, तो अंग्रेज बार बार उसके कीड़ा करते, तो मुंगेर वहां से बहुत दूर था। ठीक है। दूसरा कि कासिम द्वारा, क्या चीज? कासिम द्वारा बंगाल में आर्थिक सुधार किए गए। बंगाल में क्या किए गए? आर्थिक सुधार किए गए। किस तरीके से आर्थिक सुधार किए? देखो, क्या आर्थिक सुधार किए वो भी सुन लो भाई। पहली चीज, क्या चीज? पहली चीज ध्यान देना, भ्रष्ट अधिकारियों से पिछला हिसाब मांगा। एक तो भ्रष्ट अधिकारियों से पिछला हिसाब मांगा। पहली चीज पिछला हिसाब मांगा। दूसरा चीज क्या किया? बिहार का एक प्रांतपाल था जिसका नाम था रामनारायण। उस रामनारायण ने जब ब्यौरा देने से मना कर दिया तो कासिम ने उसे पहले तो पद से हटाया और पद से हटाने के बाद में हत्या कर दी। बिहार के रामनारायण ने, ध्यान रखना बहुत अच्छा प्रश्न बनता, प्रांतपाल था ये। बिहार के प्रांतपाल रामनारायण ने पिछला ब्यौरा देने से इनकार किया। पिछला ब्यौरा देने से इनकार किया। तो उसे पद से
हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या करवा दी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ना केवल पद से हटाया, और पद से हटाने के साथ ही साथ उसकी क्या कर दी? हत्या भी करवा दी। आ गई बात समझ में? अब जैसे ये सारे के सारे कार्य कर रहे थे, ये कार्य किए, अंग्रेजों को पता चला रहा है इस प्रकार के काम कर रहा है कौन? कासिम। कौन कर रहा है? कासिम। तो अंग्रेजों को ये कार्य अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उन्हें तो केवल और केवल क्या था? कठपुतली शासक चाहिए था, कठपुतली नवाब चाहिए था। तो ये चीज आएगी क्या पसंद? बंगाल में ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बंगाल में इसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की। बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की। ब्यूरो की क्या की? स्थापना की। किसने स्थापना की साहब? कासिम ने। आगे बात समझे। स्थानीय सेठों से ऋण लिए और ऋण लेकर के अपनी स्थिति सुधारी, और साथ ही साथ ध्यान रखना कि आय व्यय पर इसने कठोर नियंत्रण स्थापित किया और प्रशासन को गतिशील बनाया। यहां पर लिख रहा हूं, आय व्यय पर कठोर नियंत्रण किया, नियंत्रण स्थापित कर प्रशासन को, किसको? प्रशासन को गतिशील बनाया। प्रशासन को गतिशील बनाया। ये सारे के सारे कार्य किए गए किसके द्वारा? कासिम के द्वारा। और जब ये कार्य किए तो अंग्रेजों को ये कार्य पसंद नहीं आए। अंग्रेजों को यह कार्य पसंद नहीं आए, कार्य पसंद नहीं आए, पसंद नहीं आए। कहां से आएंगे? ठीक है, अभी तो और खतरनाक वाली बातें बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा क्या कार्य किए? अन्य कार्य देखो अब इसके, कासिम ने अन्य क्या क्या कार्य किए। तो इस कासिम ने एक यहां पर अपने एक व्यक्ति की नियुक्ति की। ठीक है, व्यक्ति की नियुक्ति की जिसका नाम था गुरगिन खां। आर्मेनियन हुआ करता था। इस आर्मेनियन से अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करवाया। क्या करवाया? प्रशिक्षित करवाया। कासिम ने अपनी सेना को, कासिम ने पहला बिंदु, अपनी सेना को गुरगिन खां, क्या चीज? गुरगिन खां नामक आर्मेनियन से यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करवाया। प्रशिक्षित करवाया। पहली चीज, अंग्रेजों को आएगी क्या पसंद? नहीं आएगी। फिर मुंगेर में इसने तोप निर्माण और तोड़ीदार बंदूक और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए। मुंगेर में, कहा? मुंगेर में, मुंगेर अपनी राजधानी, मुंगेर में तोपखाना, तोड़ीदार बंदूक जो बड़ी बड़ी लंबी बंदूकें आती थी पहले, आप लोगों को पता होना चाहिए। तोड़ीदार बंदूक व बारूद के कारखाने स्थापित करवाए। कारखाने स्थापित करवाए। किसने करवाया ये काम? कासिम ने। किसने किया? कासिम ने। अब देखो ध्यान रखना, अब वाली जो बात है वो सबसे खतरनाक है। क्या खतरनाक है?
1717 में जब मुगल शासक फर्रुखसियर ने इन अंग्रेजों को क्या किया था, मुफ्त व्यापार करने का दस्तक जारी किया था, तो इस कासिम ने क्या किया कि बंगाल में वैसे ही जो है ये लोग बंगाल के व्यापार को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे, बंगाल का राजस्व वैसे ही नहीं मिल रहा था, तो इसने क्या किया कि बंगाल के संपूर्ण आंतरिक व्यापार को कर मुक्त घोषित कर दिया। क्या कर दिया? कर मुक्त घोषित कर दिया 1762 ईस्वी में। कुछ क्षेत्रों में तो कर मुक्त घोषित कर दिया और बाद में मार्च 1763 में संपूर्ण बंगाल के आंतरिक व्यापार को पूर्णतः चुंगी से मुक्त घोषित कर दिया। और जैसे ही ये बात करी, क्योंकि कारण क्या था, अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, अंग्रेज दस्तक का क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। और इसी दुरुपयोग कर कैसे रहे थे कि भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेते थे और चोरी छुपे यहां से माल निकाल देते थे। तो अब ध्यान रखना कि अंग्रेजों को फिर ये बड़ा झटका लगा, बड़ा फटका लगा। अंग्रेजों ने पुनः चुंगी लगाने की मांग की, परंतु कासिम ने कहा तुम्हारे बाप का हूं क्या, तुम्हारे बाप की जागीरी नहीं, नवाब हूं मैं बंगाल का, भगो यहां से। तो कासिम ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजों द्वारा क्या चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं ये, कि अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग को रोकने हेतु, रोकने हेतु कासिम ने मार्च 1763 ईस्वी में, मार्च 1763 ईस्वी में बंगाल के संपूर्ण आंतरिक व्यापार को पूर्णतः कर मुक्त घोषित कर दिया। अभी इनको बाप मिला इनका, ऐसा ही आदमी चाहिए था। ठीक है, तैयारी पूरी कर ली है। देखो एक तरीके से अपनी सेना को गुरगिन खान नामक आर्मेनियन से यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित भी करवाया, तोड़ीदार बंदूकों का बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। ये सारी की सारी चीजें उसको पता था कि यदि अभी मैंने इनको समेट दिया ना तो ये समझ जाएंगे, नहीं तो ये जीवन भर ये अंग्रेज ऐसे हैं जो हमें दुख देंगे। हमें क्या देंगे? दुख देंगे। ठीक है ना, ये समझता था, सबसे योग्य व्यक्ति था, ये ध्यान रखना, सबसे योग्य शासक था, सबसे योग्य शासक था, ध्यान रखना, ये सबसे योग्य शासक था। कौन? मीर कासिम। यदि इसकी योजनाएं सफल हो जाती ना तो ये अंग्रेज उसी समय भाग जाते यहां से, अंग्रेज उसी समय भाग जाते थे। अब देखो अंग्रेजों ने, किसने? अंग्रेजों ने पुनः चुंगी लगाने की बात कही, चुंगी लगाने की बात कही, परंतु नवाब ने अस्वीकार कर दिया।
अब अंग्रेजों को तो डर लगने लग गया, अंग्रेजों को तो कासिम से क्या है, डर लगने लग गया। भाई साहब ये कैसा नवाब बना दिया कि हमने, है ना, मतलब ऊपर पत्थर फेंक के खुद नहीं सर नीचे कर दिया, ये तो सबका बाप है ये तो। अब अंग्रेज फिर से षड्यंत्र करने लगे भाई। अंग्रेज क्या करेंगे, फिर से षड्यंत्र करेंगे कि जैसे कैसे यार इससे बढ़िया तो जाफर ठीक था, इससे बढ़िया तो जाफर ठीक था, ये तो कासिम तो है ही आदमी खतरनाक है यार, है ना, ऐसा आदमी तो फिर हमारा तो ये तो भाई साहब जनाजा निकाल देगा। तो फिर अंग्रेजों ने फिर से षड्यंत्र किया, किसके विरुद्ध, कासिम के विरुद्ध। ध्यान रखना, अंग्रेजों का षड्यंत्र। देखो जानबूझ के थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये वो पोर्शन है जहां से प्रश्न बनता है। अंग्रेजों का षड्यंत्र, अंग्रेजों का षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र रचा अंग्रेजों ने, ध्यान दो भाई, क्या षड्यंत्र रचा सुन लो। अंग्रेज अब समझ गए थे कि यार कासिम हमारे काम का आदमी नहीं है, इसलिए जाफर को पुणे बंगाल का नवाब बनाना चाहिए। 9 जुलाई 1763 ईस्वी को अंग्रेज मेजर एडम्स ने मीर कासिम को क्या किया, पराजित किया। और उसके बाद गिरिया का युद्ध हुआ, एक गिरिया का युद्ध हम पहले पढ़ चुके अलीवर्दी के समय, ठीक है। तो गिरिया के युद्ध में 4 या 5 सितंबर कई जगह मिलता है, और एक उदौनोला, है ना, कौन सा, उदौनोला का युद्ध। इस उदौनोला के युद्ध में भी जो है इन अंग्रेजों ने कासिम को बेचारे को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कासिम में मजबूर होकर के राजधानी अपनी मुंगेर को छोड़ करके पटना चला जाता है। और इसी दौरान कंपनी ने मीर जाफर को जुलाई 1763 ईस्वी में एक बार पुणे बंगाल का क्या बना दिया, नवाब बना दिया। देखो कि कंपनी ने मीर जाफर को पुनः नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। तो इसको तो टाइम ही नहीं मिला था, अरे टाइम मिलता ना ये सबकी बखियां उधेड़ देते हैं उस समय, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, क्लियर। 9 जुलाई 1763 ईस्वी को, 9 जुलाई 1763 ईस्वी को, ध्यान रखना, मेजर एडम्स, अंग्रेज मेजर है, नाम पूछा जा सकता है, एडम्स ने कासिम को पराजित किया। मेजर एडम्स ने कासिम को सर्वप्रथम पराजित किया। उसके बाद क्रम से जहां जहां कासिम जाए वहां पीछे, जाए वहां पीछे, जुलाई से सितंबर में। उसके बाद कासिम क्रम से कई जगह 4 सितंबर मिलता है, कई जगह 5 मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को विशेष रूप से, 4 या 5 सितंबर है ना, 4 से 5 सितंबर। कौन सा, उदौनोला के युद्ध में 4 से 5 सितंबर को उदौनोला के युद्ध में पराजित हुआ, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। उसके बाद में माफ करना, गिरिया का युद्ध है ना, मेजर एडम्स ने तो गिरिया के युद्ध में पराजित किया।
और उधोनोला के युद्ध में ये पराजित हो गया था सितंबर में। इसमें लिख लेता हूं गिरिया का युद्ध। कौन सा? गिरिया का युद्ध। ठीक है, आगे बात समझ। तो पहले तो गिरिया के युद्ध में पराजित हुआ, फिर उधोनोला के युद्ध में पराजित हो गया। कौन से युद्ध में? उधोनोला के युद्ध में पराजित हो गया। आगे बात समझ में। तो एक तो गिरिया के युद्ध में पराजित, गिरिया के युद्ध में भी पराजित लिख देता हूं नीचे, है ना। गिरिया के युद्ध में पराजित, गिरिया के युद्ध में पराजित हुआ, युद्ध में पराजित हुआ। फिर उसके बाद में उधोनोला के युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, अब मजबूर होकर के, ध्यान रखना क्या चीज, मजबूर होकर के कासिम अपनी राजधानी मुंगेर को छोड़ करके कहां चला गया? पटना चला गया। मजबूर कासिम अपनी राजधानी मुंगेर को छोड़कर कहां चला गया? पटना चला गया, पटना चला गया। और यहीं से इस BIC कंपनी ने कितने निकम्मे आदमी, देखो बताओ, जुलाई 1763 में जाफर को वापस क्या बना दिया? नवाब बना दिया। कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बना दिया, नवाब बना दिया। आ गई बात समझ, क्लियर है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें बात करेंगे पटना हत्याकांड की, है ना। कासिम यहाँ से भागता है और भागने के बाद में सितंबर 1763 ईस्वी में एक जर्मन ऑफिसर थे जिसका नाम था वेल्टर रेहन हार्डर, है ना। इसकी हार्डर सिमेरू जिसे बोला जाता था, इसकी सहायता से पटना गया। पटना जाकर के 147 अंग्रेज जितने मिले, पुरुष स्त्री बालक, उन सबको मार डाला। और पटना में कंपनी का जो कार्यालय था इसको भी इसने क्या कर लिया था? लूट लिया था। एडम्स ने फिर पटना के ऊपर आक्रमण किया, पुनः क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। दिसंबर 1763 में कासिम जो था अवध का नवाब, जिसका नाम था सुजाउदौला, इस सुजाउदौला के पास में क्या लेता है? वो शरण लेता है। ठीक है, ध्यान रखना कि कुछ भारतीय बंदी भी मारे गए थे पटना हत्याकांड के दौरान, जैसे रामायण सेठ बंधु, है ना। इन लोगों का भी क्या है? नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चर्चाएं, ये सारी की सारी बातें हैं। और फिर उसके बाद त्रिनेत्री गठन का भी निर्माण करेगा कासिम, है ना, जहाँ अवध का नवाब शामिल होगा सुजाउदौला। ठीक है, मुगल बादशाह शामिल होएगा शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। और इसका कासिम तो है ही है। ठीक है, ये सारे के सारे जो लोग हैं मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ेंगे, महाभयंकर युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। लेकिन फिर भी इसमें भी बेचारे क्या है? हार जाएंगे जैसे कैसे। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की जो सत्ता की जो जड़ें थी वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें, पढ़ते रहें, लगातार कर्म करते रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।